हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीजी लर्निंग क्लासेस। डीजी लर्निंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टुडे वी विल टेक अप अ चैप्टर ऑफ फिजिक्स। द नेम ऑफ चैप्टर इज लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज के इस सेशन में, इस पीरियड में हम जिस चैप्टर का व्याख्या या चर्चा करेंगे उस चैप्टर का नाम है प्रकाश एवं प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए इसका शुरुआत हम लोग करते हैं प्रकाश की इंट्रोडक्शन, परिचय यानी कि डेफिनेशन से। तो लेट अस स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन टू लाइट। प्रकाश के बहुत सारे डेफिनेशन आपने देखे होंगे। यहाँ हम कुछ डेफिनेशन बताते हैं जिसकी मदद से हम आपको रोशनी, प्रकाश यानी कि लाइट के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं कि साइंस की नज़र में, विज्ञान की नज़र में लाइट किस चीज़ को कहते हैं। डेफिनेशन नंबर 1, लाइट इज़ द एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी। यानी लाइट जो है, प्रकाश जो है, एक ऐसी ऊर्जा का नाम है जिस ऊर्जा के माध्यम से हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। डेफिनेशन नंबर 2, लाइट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हेल्प अस टू सी एनीथिंग। यानी कि प्रकाश, रोशनी एक ऐसी भौतिक राशि का नाम है जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। डेफिनेशन नंबर 3, द वर्ड यूजुअली रेफर्स टू विजिबल लाइट विच इज़ विजिबल टू द ह्यूमन आई एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ साइट। यानी कि ऐसा चीज़ या ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो हमारी आँख में किसी भी चीज़ को देखने के सेंस का कारक बनती है या उसका रीजन बनती है, उसका रिस्पॉन्सिबल बनती है, उसको हम लाइट कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल कि अभी बहुत सारी चीज़ें जहाँ आप बैठे हुए भी हैं, तो जिन चीज़ों को आप देख पा रहे हैं, जो भी वस्तु हो आपके घर में, क्लासरूम में फ़ैन हो, टेबल हो, लैपटॉप हो, कॉपीज़, बुक्स, ये सारी चीज़ें आप तब देख पा रहे हैं जब वहाँ पर या तो प्रकाश वहाँ से निकल रहा हो या फिर वहाँ पर प्रकाश कहीं से रिफ्लेक्ट हो रहा हो, तभी आप चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे कि सपोज़ कि हम किसी गुलाब के फूल को देखते हैं, तो रोज़ को, गुलाब के फूल को लाल रंग और हरे रंग का देखना, ये कारक बनता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है लाइट, कि वहाँ से लाइट पड़ा और लाइट पड़ने के बाद वहाँ से हरे और गुलाब के जो लाल रंग के रंग हैं उसके वेवलेंथ के मुताबिक प्रकाश हमारे आँखों तक आई और आने के बाद हमको ये सेंस पैदा की कि हम गुलाब को देख सके और गुलाब को हम समझ सके कि ये लाल रंग का गुलाब है और उसकी हरी रंग की पत्तियाँ हैं। तो ये चीज़ें और हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे कलर्स के बारे में, लेकिन अभी हम यहाँ पर इस चैप्टर में समझेंगे कि हम चीज़ों को देख कैसे सकते हैं। यानी कि हम जब प्रकाश, जब रीजन बनती है किसी चीज़ को देखने का, तो हम फिर देखते हैं कैसे चीज़ों को। तो हम चीज़ों को दो ही तरह से देख पाते हैं। तो एक तो ये है कि मान लीजिए कि ये स्टार है, इस स्टार्स को हम तभी देख पाते हैं जब इससे रोशनी निकल रही हो, यानी कि यहाँ पर एमिशन ऑफ लाइट हुआ है, एमिशन से। और आपके घर में अगर कोई चीज़ है जो आप देख रहे हो, सपोज़ कि आप बुक देख रहे हो, ये बुक है और इस बुक को आप तब देख पा रहे हो जब यहाँ पर कहीं से रोशनी पड़ी हो, यानी सूरज की, सन्स की रोशनी, या फिर बल्ब अगर जल रहा हो या फिर ट्यूब जल रहे हो तो ट्यूब की रोशनी। तो हम चीज़ों को दो तरह से ही देख पाते हैं, एक प्रकाश के रिफ्लेक्शन के माध्यम से और एक प्रकाश के रेज के, रोशनी के, लाइट के एमिशन के माध्यम से। यानी चीज़ों को हम दो तरह से देखते हैं। जैसे कि घर में अगर अंधेरा हो
और मोबाइल जल रही हो, तो मोबाइल का स्क्रीन हम तब देख पाते हैं जब वहाँ से लाइट का एमिशन हो रहा हो, वहाँ कहीं से लाइट दूसरे जगह से नहीं आ रहा हो, वहाँ खुद लाइट मोबाइल के स्क्रीन में जल रही हो और घर बिल्कुल अंधेरा है, तभी हम चीज़ों को देख पा रहे हैं। मोबाइल के अलावा उस रूम में, उस घर में बाकी चीज़ों को हम नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही उस घर में हम बल्ब जलाते हैं तो वस्तुओं में, जो भी वस्तु हैं उसमें प्रकाश पड़ने शुरू हो जाते हैं और वहाँ से पड़ने के बाद उस सरफेस से, उसकी चिकनाई से लाइट हमारे आँखों में आती है और उसके बाद हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो ये है चीज़ों को देख पाना और प्रकाश का मतलब। तो अब हम समझेंगे कि हम चीज़ों को रिफ्लेक्शन और एमिशन के माध्यम से जो देखते हैं, तो इस चैप्टर में एक शब्द है रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हम रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं, रिफ्लेक्शन के कायदे क्या हैं, कैसे कैसे चीज़ें रिफ्लेक्शन होती हैं, लॉज होती हैं, तो ये आप समझेंगे। तो हम यहाँ पर आपको समझाना चाहेंगे टर्म रिफ्लेक्शन क्या है, जिसको हिंदी में हम परावर्तन कहते हैं। रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन। तो ये रिफ्लेक्शन जनरल टर्म है। जनरल टर्म में इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को बाउंस करके वापस भेजना। यानी कि अगर हम कोई आवाज़ ज़ोर से बोल रहे हों तो उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देती है। यानी कि किसी ऊंची आवाज़ को जब हम ऊंची आवाज़ से जब हम कभी साउंड सिस्टम से या माइक से बोलते हैं तो दूसरे बिल्डिंगों से आवाज़ मेरे कान में आती है, तो लगता है कि मुझे दो ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं। तो ये हुआ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जिसको हम लोग इको कहते हैं। इसी तरीक़ा से अगर हम एक रबर का गेंद को, बॉल को किसी दीवार में मारते हैं तो बाउंस होके फिर वापस मेरे तरफ आती है, तो ये बाउंस भी जो है एक रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल समझने में मदद करेगा कि हम बॉल को फेंक दिए, फेंकने के बाद वो दोबारा मेरे पास वापस आ गई, बाउंस होने के बाद, टक्कर होने के बाद। इसी का नाम रिफ्लेक्शन है, वापस लौट जाने का नाम रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन का पहले डेफिनेशन समझिए कि अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में इसका डेफिनेशन मांगा जाएगा तो आप इस तरह से देंगे कि रिफ्लेक्शन द फिनोमिनन ऑफ लाइट बाउंसिंग ऑफ सरफेसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। यानी कि मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, यहाँ पर बहुत सारी किरणें और लाइट पड़ रही हैं, फिर ये लाइट दोबारा वापस जा रही हैं। तो दोबारा जो वापस लाइट गई तो उसको हमारी आँख ने देखा। हमारी आँख आते हुए किरणों को नहीं देख पाती, लेकिन जो किरणें रिफ्लेक्स होकर हमारी आँख में जाती है, हमारी आँख में जैसे ही प्रवेश करती है तो ये सेंस पैदा करती है कि ये कौन सा वस्तु है और उस वस्तु को हम देख पाते हैं। तो ये है रिफ्लेक्शन, यानी कि द फेनोमेनन ऑफ लाइट बाउंसिंग ऑफ सरफेसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। यानी कि ऐसी घटना जिसमें आपतित किरण टकरा कर किसी पिंड से, किसी वस्तु से वापस किसी भी दिशा में लौट जाती हैं, इस वापस लौटने को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम समझेंगे कि परावर्तन कितने तरह के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, इसके रूल्स क्या हैं, इसके कायदे क्या हैं, इसका नेचर क्या है। तो इसके नेचर को समझने के लिए हम पहले इसके टाइप्स को समझते हैं कि प्रकाश के परावर्तन को जो है हम लोग दो तरह से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक को हम लोग बोलते हैं स्पेक्यूलर रिफ्लेक्शन और दूसरा को हम लोग कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो ये दो तरीके के रिफ्लेक्शंस हैं जिसका परिभाषा हम लोग बाद में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या है।
रिफ्लेक्शन के लॉज। तो लॉ नंबर 1 सबसे पहला कि जितने भी प्रकाश की किरणें हैं किसी सरफेस में जब पड़ती हैं तो उस पड़ने को हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु रखी हुई है, कोई वस्तु को अगर हम देख रहे हों, जैसे मान लीजिए कि ये शीशा है, इस शीशा को अगर हम देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ न कुछ प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं, और ये प्रकाश की किरणें जहाँ पड़ती हों तो किरणों के आने से सरफेस के पड़ने तक जो किरण है उसका नाम है इंसिडेंट रे। यानी कि जो किरणें आई हैं उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, आपतित किरणें। लॉज नंबर 2 कि किरणें जब सरफेस में पड़ती हैं तो पड़ने के बाद वहाँ से बाउंस करके जब वापस लौटती हैं कहीं ना कहीं तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। परावर्तित किरणें। तो ये 2 चीज़ समझ गए। उसके बाद अब किरणें जहाँ आती हैं और लौटती हैं तो उसके लौटने के भी कई कायदे हैं। उस कायदा को हम लोग समझते हैं रूल नंबर 3 में, कि जो किरणें आईं किसी वस्तु में पड़ी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हो, इस ऑब्जेक्ट में किरण आई और इस सरफेस से टकरा के कहीं बाउंस हो गई, तो ये जो किरण है इसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलेंगे, और जो लौट गई उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, यानी परावर्तित किरणें बोलेंगे। तो जहाँ ये लौटती हैं तो लौटने के बाद वहाँ के परपेंडिकुलर से अगर जहाँ पर किरणें पड़ी हैं जिस बिंदु में आपतन बिंदु पर, तो आपतन बिंदु से अगर हम एक परपेंडिकुलर खींचते हैं तो उस परपेंडिकुलर के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाती है, जिस एंगल को हम लोग इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, यानी एंगल आई। और जब किरणें लौटती हैं तो लौटते वक्त भी वहाँ के परपेंडिकुलर से, वहाँ के क्षितिज से, वहाँ के सरफेस से एक एंगल बनाती हैं, जिस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो 3 बातें यहाँ आप समझ गए कि जो किरणें आती हैं, कहीं पर पड़ती हैं, कहीं पर लाई होती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। पड़ने के बाद जब ये वापस लौटती हैं तो लौटते वक्त इसका नाम हम लोग देते हैं परावर्तित किरणें। और जहाँ किरणें आती हैं वहाँ के परपेंडिकुलर से आते वक्त जब एंगल बनाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एंगल आई, मतलब परावर्तन कोण, आपतन कोण। और जब ये लौटती है तो इसका नाम हो जाता है परावर्तन कोण, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये सारी चीज़ हैं। तो ये हो गया छोटा मोटा इसका लॉस, कि इसके एंगल जो है कहाँ कहाँ पड़ते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं। एक और रूल कि अगर ये एंगल चिकनी और सीधी, इसको हम लोग एक बार समझते हैं। कि अगर मान लीजिए आने वाली किरणें एक चिकना और सीधा सरफेस में पड़ती हों और जब लौट रही हों तो यहाँ जो एंगल बनेगी आई और लौटते वक्त एंगल बनेगा आर, तो ये एंगल आई यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। यानी कि अगर ये 35 डिग्री का है आई, तो लौटते वक्त भी आर 35 डिग्री बनाते हुए लौटता है। ये तब होता है जब सरफेस आपका चिकना, सीधा, सपाट और हॉरिजेंटल हो। बाकी बात
रिफ्लेक्शन कई तरह के होते हैं। तो रिफ्लेक्शन जो है दो तरह के हैं, जो हमने पहले बताया था कि रिफ्लेक्शन एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। तो मान लीजिए कि कोई सरफेस ऐसा हो जो टेढ़ा मेढ़ा हो, तो यहाँ पर जो किरणें आ रही हैं वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पूरी पालन नहीं करती हैं। ये सही से एंगल भी नहीं बनाती हैं, कभी तिरछा कभी इधर लौट जाती हैं। लेकिन जब किसी प्लेन समतल मिरर या किसी समतल चिकना जगह से किरणें आपतित होती हैं, तो ये परावर्तित होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद, वहाँ जो लंब के साथ परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल बनाती हैं वो एंगल हमेशा इक्वल होता है। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया आपका डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, यानी कि ये अनियमित है कि कहीं भी रिफ्लेक्ट होकर किरणें चली जाती हैं, कभी किरणें इधर उधर घुस जाती हैं और कई बार एक दूसरे जगह से सरफेस समतल नहीं होने की वजह से किरणें आपस में ही टकरा जाती हैं। लेकिन यहाँ जितनी भी किरणें आती हैं वो सीधा इक्वल एंगल बनाकर वापस होती हैं, यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन करती है। तब हम इस रिफ्लेक्शन को कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो ये बातें आप समझ लीजिए कि हम जो अब पढ़ने जा रहे हैं वो है रेगुलर रिफ्लेक्शंस के बारे में। तो रेगुलर रिफ्लेक्शंस कहाँ कहाँ होते हैं ये हमको समझने की ज़रूरत है इस टॉपिक के माध्यम से। तो अभी तक हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ लाइट कि लाइट क्या है, लाइट की चाल क्या होती है, ये कैसे कैसे चलता है, इसको हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और रिफ्लेक्शन जो है दो तरह की होती हैं, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक इरेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, कि वो इधर उधर होती हैं, उसको हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। उसके बाद कुछ रिफ्लेक्शन ऐसे हैं जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन भी कहलाते हैं, कि जब सरफेस का एंगल या दो सरफेस ऐसा पड़ गया हो तो एक जगह से कई जगह रिफ्लेक्शन होता हो। ऐसा आप जो है मैजिक हाउसेस में शीशा में जब अपनी तस्वीरों को देखते होंगे तो आपकी तस्वीर कई नज़र आती होंगी। तो कभी कभी आप गिलास हाउस में, जो गिलास हाउसेस जादुई घरों में बनी हुई रहती हैं, वहाँ जब जाते हैं तो आप अपनी तस्वीर को लाखों की संख्या में देखते हैं। तो ऐसा इसको समझ लीजिए। तो ये एक और चीज़ है जिसको सिर्फ समझना है, ये है मल्टीपल रिफ्लेक्शन, यानी कि ये भी एक तरह का रेगुलर रिफ्लेक्शन ही है, लेकिन एक जगह से कई जगह जब रिफ्लेक्शन होती है तो उसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप अपने घर में दो प्लेन मिरर का टुकड़ा ले लेते हैं और दो प्लेन मिरर के टुकड़े को इस तरह से एंगुलर रख देते हैं, यानी कि एक मिरर ये है और एक मिरर ये है, यानी कि ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर हम लोग किसको कहते हैं कि एक तरफ ये चमकता हुआ नज़र आएगा और दूसरे तरफ इसमें पारा से पेंट रहता है। तो ये सरफेस जहाँ चमक रहा हो, इससे हम ये सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इसमें हम दो मिरर को अगर एंगुलर रख देते हैं, 90 डिग्री में रख देते हैं, और उसके सामने यहाँ पर एक कोई भी बॉल या कोई भी हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन कैसे होते हैं। सो समझिए कि इसकी तस्वीर यहाँ दिख रही है और इसकी तस्वीर यहाँ भी दिख रही है। तो पहला स्टेज में दो दिखेंगी, फिर जैसे आप बढ़ते जाइएगा तो फिर इसकी तस्वीर भी इधर दिखने लगेगी कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के फिर इसकी तस्वीर भी यहाँ दिखने लगेगी, यानी कि ये जो है बढ़ता जाएगा और इसकी संख्या अनंत हो जाएगी। तो इस तरह से आप एक बॉल को अगर एंगुलर रखते हैं तो अंदर बॉल जो है वो एक दूसरे से रिफ्लेक्ट होता है, यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद भी रिफ्लेक्शन होता है। इसको हम लोग मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी कि एक बॉल अगर हम लोग ऐसा रख दें
तो इस रिफ्लेक्शन को कहेंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन जो है होती कहाँ कहाँ है इसके बारे में हम जानेंगे। तो रिफ्लेक्शन जब वहीं होगी जहाँ रिफ्लेक्टर होंगे। तो रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट कौन सी है दुनिया में, इसके बारे में जानें आप। मिरर तो सबसे फेमस है, लेकिन और भी कौन चीज़ें हैं रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स। तो आप ये जान लीजिए कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं सभी रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैं। यानी कि अगर वो रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो फिर आप उसको देख ही नहीं पाएंगे। जैसे फूल है, पत्ती है, ये सभी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। पत्तियाँ हरे रंग को रिफ्लेक्ट कर रही हैं, फूल जिस कलर के हैं उस कलर के रंग को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। कॉपीज़ आप देख रहे हैं वाइट कलर को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। पेन, बुक्स, कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर जितनी भी चीज़, घर, बिल्डिंग, शहर, गाड़ी, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें लाइट पड़ने के बाद वो दिख रही हैं, इसका मतलब है कि वहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है और आप चीज़ों को देख पा रहे हैं। लेकिन इसमें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एक बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है मिरर। यानी कि मिरर का जो तल होता है बहुत शाइनी और बहुत अच्छा से रिफ्लेक्शन करता है, जिसमें हम लोग इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन को समझने में मदद होगी। इसीलिए कोर्सेज में रिफ्लेक्शन को हमेशा मिरर से समझाया जाता है, क्योंकि मिरर जो है एक बेस्ट और उच्च गुणवत्ता वाला हाई क्वालिटी रिफ्लेक्टर है। इसके रिफ्लेक्शन में हर एक चीज़ें साफ साफ दिख पाती हैं, हम देख पाते हैं, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। रिफ्लेक्टर तो सब है, आपके घर में जो पंखा है वो भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन वस्तुओं को वहाँ देख पाना या फिर वस्तु वहाँ रखना या ऑब्जेक्ट का देख पाना ये थोड़ा वहाँ पर मुश्किल होता है। इसलिए हम साइंस के बुक्स में साइंसदानों ने या फिर बुक्स बनाने वाले ने रिफ्लेक्टर का मदद लिया और एक स्टूडेंट को जो अर्ली एज में लाइट पड़ रहा हो उसको समझाने का कोशिश करता है। तो हम सब जो है यहाँ समझ गए कि रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट जो हैं दुनिया में कौन कौन से हैं। तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जिसको हम देख पाते हैं वो सारे रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट हैं। हाँ, कोई ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, कोई कम करता है, कोई थोड़ा धुंधला दिखता हो, कोई शार्प दिखता हो, ये अलग बात है, लेकिन रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट दुनिया में सब हैं। तो हम यहाँ एक रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम दर्पण, आईना और मिरर के नाम से जानते हैं। तो मिरर जो है 3 तरह के होते हैं। आप जो घर में शीशा में जो श्रृंगारदान में आईना या मिरर को आप देखते हैं उसे हम प्लेन मिरर कहते हैं। उसके बाद कुछ मिरर राउंडेड होते हैं, गोल आकार के, और उसके तल उठे हुए, उभरे हुए या धंसे हुए होते हैं, उसे हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। और कुछ मिरर हाफ बॉल नुमा बना हुआ होता है जिसको हम लोग पैराबोलिक मिरर कहते हैं। तो मिरर के 3 प्रकार हैं। सबसे पहला प्लेन मिरर जो घर में देखते हैं, तो यह है प्लेन मिरर जिसमें आप तस्वीर को देखते हैं तो इसके एक तरफ पारा से पेंट किया हुआ रहता है। चूँकि पारा बहुत अच्छा शाइन देता है, चमकता है और रेगुलर शाइनिंग होता है इसमें, तो दूसरा तरफ ये चमकता हुआ नज़र आता है जिसमें आप अपनी तस्वीरों को देखते हैं। तो ये हो गया प्लेन मिरर। उसके बाद आइए स्फेरिकल मिरर क्या है। तो स्फेरिकल मिरर जो है किसी गोलाकार बॉल नुमा शीशे को हम लोग अगर क्रॉस सेक्शन यहाँ से काट देते हैं तो काटने के बाद इसका शक्ल क्रॉस में ऐसा दिखेगा और ट्रांसवर्स में ये ऐसा गोल चमकता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद इसके शक्ल ऐसे हो जाएंगे। ये देखिए आप कि ये जो शीशा है इसको काट देंगे तो देखिए इसका एक तरफ तल धंसा हुआ है और एक तरफ उभरा हुआ है। तो अगर हम इसके किसी एक तरफ पेंट कर देते हैं तो ये मिरर स्फेरिकल मिरर कहलाने लगता है। और इसके भी 2 प्रकार हैं। यानी कि इसको अगर हम इस देख रहे हैं आप कि इधर का पार्ट उभरा हुआ है
तो उभरे हुए की तरफ अगर हम पेंट करेंगे तो ये कनकेव मिरर कहलाएगा और वस्तु को हम इधर से देख पाएंगे। और अगर इधर हम पेंट कर देंगे और इस तरफ से अगर हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग कन्वेक्स मिरर करके कहेंगे। और कन्वेक्स मिरर आप डेली लुकिंग ग्लास वगैरह में, स्कूटी में या 4 व्हीलर में आप देखते हैं। तो जितने भी व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स में जो लुकिंग ग्लासेज लगे हुए रहते हैं वो सारे कन्वेक्स मिरर हैं, यानी कि उसका तल देखिएगा छूने के बाद कि उसका तल हमें हल्का सा उठा हुआ होता है और उसमें तस्वीरें छोटी छोटी दिखती हैं और दूर के ऑब्जेक्ट को भी वो एक जगह समग्रता के साथ दिखलाती है, इसलिए वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब आइए हम समझते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो स्फेरिकल मिरर के भी 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? एक का नाम है कॉनकेव और दूसरा का नाम है कॉन्वेक्स। इसको आप अपनी कॉपी में लिख भी लें अगर आप लर्नर हैं तो रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट दुनिया में बहुत सारे हैं जिसको हम देख पाते हैं। जो भी चीज़ आप देख रहे हो, घर में रखा हुआ कपड़ा, अलमीरा, फैंस, टीवी, ये सारे चीज़ रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट हैं जिसको हम देख पाते हैं। लेकिन हम यहाँ जिस रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे इस किताब में एज ए साधित्र या ऑब्जेक्ट, वो है मिरर। तो हम समझ लें यहाँ पर कि मिरर 3 प्रकार के होते हैं बेसिकली। एक है प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर और तीसरा पैराबोलिक मिरर। तो पैराबोलिक मिरर जो है वो इस तरह का गड्ढा नुमा होती है, एक तरफ इसका पेंट किया हुआ रहता है और इसमें जो है इसका इस्तेमाल बेसिकली बसेज या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ या ट्रेन जो होते हैं उनके हेडलाइट में किया जाता है। यानी कि पहले एक पैराबोलिक मिरर रखा जाता है, मिरर रखने के बाद वहाँ बल्ब रखी जाती है ताकि इसके चमक को दूर तक इसकी रोशनी को फेंका जा सके, फैलाया जा सके। तो इस तरह के मिरर को जिसका शेप बहुत स्फेरिकल नहीं होता हो, पैराबोलिक शक्ल हो, इसीलिए इसका नाम है परवलयीय दर्पण या फिर पैराबोलिक मिरर। तो मिरर 3 प्रकार के हैं, प्लेन, स्फेरिकल, पैराबोलिक। स्फेरिकल के भी 2 प्रकार हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो ये रहे मिरर के प्रकार, ये रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट हैं। आगे हम पढ़ेंगे इमेजेस का बनना। तो इसके बाद हम समझते हैं कि इमेजेस क्या हैं, इमेज क्या है। तो इमेज हम या अक्स या तस्वीर या छाया या प्रतिबिंब हम किसको कहते हैं? तो रिफ्लेक्टिंग रेज के माध्यम से जिस ऑब्जेक्ट को हमारी आँख देखती है, जैसे कि आप आईना के सामने खड़े हो जाएं और उस आईना में या उस दर्पण में आप दिख रहे हों, तो इसका मतलब है कि वो रिफ्लेक्टिंग रेज के माध्यम से आप अपने को देख पा रहे हैं। तो रिफ्लेक्टिंग रेज के माध्यम से जिस ऑब्जेक्ट को या जिस तस्वीर को हम देख पाते हैं उसी को हम इमेज कहते हैं, प्रतिबिंब हिंदी में कहेंगे इसको। तो इस इमेज का बनना जो है कई रूप में होता है। कैसे कैसे इमेजेस बनते हैं, इस इमेज के बनने के सिद्धांत को और प्रिंसिपल को हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ मिरर के बाद। तो सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर हम पढ़ेंगे। यहाँ ध्यान से समझिएगा, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, जिसको हम एक रे डायग्राम या चित्र के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे। तो ये क्रॉस सेक्शन है किसी कांच के टुकड़े का और इसके एक तरफ हम पारा को पेंट कर देंगे जिसका निशानी हम इसे डैश डैश से लगाते हैं। तो ऐसा अगर कहीं चित्र बना हुआ तो आप ये समझें कि जिधर डैश्ड है वो कलर किया हुआ है और जिधर डैश्ड नहीं है, चिकना है, इधर हम वस्तु को देखेंगे ये फेस हुआ, ये इसका सरफेस हुआ। तो इस सरफेस में किसी वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं इसको आप गौर से समझेंगे। मान लीजिए कि यहाँ आप कोई वस्तु को रखते हैं, सपोज कि यहाँ आपने एक पिन रखा और इस पिन को आपको देखना है आईने में, वो
प्लेन मिरर में, तो ये कैसे दिखेगा ये जानिए। तो ये कोई भी चीज़ दिखने का जो कारक बनता है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, यानी कि परावर्तन के नियमों का वो पालन करता है। तो यहाँ से जितने भी किरणें निकलेंगी, सपोज कि यहाँ से एक किरण निकली, किरणें तो यहाँ से सैकड़ों हजारों लाखों निकलेंगी। एक किरण निकली और टकराई, टकराने के बाद यहाँ वापस आ गई। फिर एक किरण इसके बॉटम से निकली और निकलने के बाद आईने में टकराई और वापस चली आई। और सपोज कि हम यहाँ से देख रहे हों, ये मेरा आई है, ये मेरी आँखें हैं। तो मैं अपनी आँख को यहाँ रखा हूँ और इस पिन को देखना चाहता हूँ। इस पिन का नाम मान लीजिए ए बी है। तो किरणें आई और आके आँख में टकरा गईं। टकराने के बाद ये कहाँ देखेंगी, तो इस किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे, जिस समतल से वो आया उस समतल से। उसके बाद यहाँ पर एक काल्पनिक इमेज बनेगी सीधा, और जिसका नाम हम रखेंगे ए डैश और बी डैश। तो इस तरह से रिफ्लेक्शन होता है। अब इसको समझिए यहाँ पर लॉज को, कि किस लॉज को फॉलो किया। तो ये है रे ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, और ये है रिफ्लेक्टेड रे। तो ये दोनों इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होके हमारी आँख में पड़ी। तो जहाँ आपतन बिंदु था, इंसिडेंट पॉइंट था, वहाँ पर अगर हम कोई परपेंडिकुलर डालते हैं तो यहाँ जितने एंगल को बना के ये आपतित हुई थी, इंसिडेंट हुई थी, उतना ही एंगल बना के ये वापस लौट गई। यानी कि यहाँ भी आई और आर इक्वल है, यानी एंगल आई एंगल आर, जैसा कि मैंने पहले में बताया, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और यहाँ भी वो बराबर हैं। तो किरणें पड़ी और पड़ने के बाद प्लेन मिरर में हमेशा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट के बराबर होता है। तो ये किरणें लौट के मेरी आँख में पड़ी। आँख में पड़ने के बाद मेरे आँख में एक सेंस का आभास हुआ, और ये किरणों को जब पीछे की ओर आभास करते हुए बढ़ाया गया तो ये उसी डिस्टेंस में सेम साइज में वस्तु के बराबर एक इमेज प्राप्त हुआ, जिसको हम लोग वर्चुअल या फिर हम लोग इसको आभासी इमेज कहते हैं या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसका प्रॉपर्टीज समझ लीजिए कि इमेज जो फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर में, इसके 4 प्रॉपर्टीज को समझ लीजिए। नंबर 1 कि इसका साइज क्या होगा। नंबर 2 उसका प्लेस क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे साइज के बारे में। तो प्लेन मिरर में अगर जिस साइज का ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, ए बी मान लीजिए कि कोई पिन था 10 सेंटीमीटर का, तो उसकी दूसरी तरफ तस्वीर जो है 10 सेंटीमीटर की ही दिखेगी। उसके बाद प्लेस कहाँ होगा, तो प्लेस होगा आईना के पीछे, यानी कि ये दर्पण के ठीक पीछे प्राप्त होगी। उसके बाद नेचर हम कहते हैं कि ये वर्चुअल होगी। तो ये जो है सीधा प्राप्त हुआ है, यानी कि इसका जो डायरेक्शन मिला है हमको, ये डायरेक्शन इस इमेज का हमेशा जो है सीधा है, यानी कि इरेक्ट। तो इरेक्ट डायरेक्शन की वजह से जो इमेजेस इरेक्ट होते हैं, सीधी प्राप्त होती हैं, उसको हम वर्चुअल या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं या आप वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो इन चीज़ों को, इन 4 चीज़ों को जानना होता है किसी भी इमेज के बारे में। किसी भी इमेज के प्रॉपर्टीज़ को हम लोग 4 प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं और ये तय करते हैं कि इमेज कैसा होगा। तो हम लोग प्लेन मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसकी 4 प्रॉपर्टी समझ लीजिए। नंबर 1 कि जिस साइज का इमेज होगा, जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज का इमेज होगा। और
जो इसका आपतन बिंदु है, यानी कि आपतन पॉइंट या फिर सरफेस ऑफ मिरर है, वहाँ से जितनी दूरी होगी ऑब्जेक्ट की, पीछे भी प्रतिबिंब की दूरी उतनी ही होगी। दूसरा नेचर कि ये सीधा बनेगा, यानी कि इसका सर बी की तरफ है तो पीछे भी सर उसका बी की तरफ सीधा ऊपर होगा। अगर इसका सर यानी कि बी नीचे होगा तो फिर तस्वीर और प्रतिबिंब में भी बी यानी सर नीचे होगी, यानी कि ये सीधा बनती है। और उसका नेचर क्या होता है, यानी कि जो तस्वीरें सीधी बनती हैं उसे हम वर्चुअल नेचर का कहते हैं, यानी कि आभासी नेचर का है, सिर्फ उसको हम आभास करते हैं, वो रियल इमेज नहीं है। तो इमेज के प्रॉपर्टीज़ में इसको अभी आगे आप पढ़ेंगे कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या बेसिक डिफरेंसेस है। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंसेस बेसिक ये है कि रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा बनता है। और इसके जो और भी नेचर हैं कि छोटा कौन होता है, बड़ा कौन होता है, इसको आगे हम अभी समझेंगे। तो अभी यहाँ पर हम लोग सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर क्या है, कि कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर में इमेज का। उसके बाद हम आते हैं इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर्स। तो अभी हमने आपको बताया कि स्फेरिकल मिरर्स दो तरह के होते हैं, नंबर 1 कॉनकेव और नंबर 2 कॉन्वेक्स। तो अब हम पढ़ेंगे आगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन से पहले हम ये समझ लें कि जो स्फेरिकल मिरर हैं उसमें कौन कौन से वर्चुअल पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझें कि ये जो राउंडेड गिलास है, एक तरफ गड्ढा एक तरफ उठा हुआ, तो अगर इस धंसे हुए तल में या गड्ढे की तरफ अगर हम लोग पेंट करते हैं तो उठा हुआ की तरफ जब हम तस्वीर देखेंगे तो इसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। और अगर उठा हुआ तल की तरफ हम लोग पारा से कलर कर देंगे और धंसा हुआ तल की तरफ अगर अपनी तस्वीर को देखेंगे जिसमें तस्वीरें बड़ी नज़र आती हैं तो इसको हम लोग कहेंगे कनकेव मिरर। इसके कुछ वर्चुअल पार्ट्स हैं जिस पार्ट्स के बारे में आप पहले समझ लें कि कौन चीज़ें कहाँ रखी जाती हैं, कहाँ कहाँ होती हैं। इसको समझने के बाद ही हम मिरर को समझ पाएंगे। तो हम सबसे पहले समझेंगे वर्चुअल पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। तो मिरर्स जो हैं, जैसा कि मैंने बताया, स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के हैं। दोनों प्रकार को पहले आप समझ लीजिए कि आप जो है अपने प्रोट्रैक्टर की मदद से ऐसा राउंडेड दो तस्वीर बनाएंगे 60 डिग्री का, यानी यहाँ भी आप 60 लेंगे और इधर भी 60 लेंगे, और यहाँ पर इसको हम उठे हुए तल की तरफ कलर करेंगे। ये जो डैश्ड लाइन है, जो मैंने पहले आपको बताया भी था कि ये डैश्ड लाइन को हम कलर कहते हैं, पेंट कहते हैं। तो ये पेंट हो गया, यानी कि तस्वीर अब इधर दिखेगी। एक और हम बनाना चाहते हैं, तो ये हो गई आपकी एक और स्फेरिकल मिरर, लेकिन इसमें जो कलर है वो हम कहाँ करेंगे, अंदर के साइड में। तो जब अंदर की तरफ पेंट करेंगे तो वस्तु हम इस तरफ से देखेंगे,
यानी कि ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर रखेंगे। तो अब समझ लीजिए कि इसके वर्चुअल पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्केव मिरर में इसको समझते हैं। तो आप जो ये स्फेयर बनाए हैं, तो ये किसी न किसी केंद्र के पोल से रेडियस के चारों तरफ चक्कर लगा के ये आके बना है यहाँ पर। यानी कि जब आप प्रोटेक्टर का मदद लेंगे तो प्रोटेक्टर का जो सबसे सेंटर पॉइंट होता है, जहाँ पर 90 डिग्री का रे और 0 डिग्री और 180 डिग्री का रे काटती है, तो उस पॉइंट का या उस पॉइंट की दूरी को हम लोग मिरर का सेंटर मानते हैं। यानी कि अगर यहाँ से एक हम सेंटर में एक्सिस खींचते हैं और इस एक्सिस में एक मुझे बिंदु मिलती है सेंटर, तो ये सेंटर बेसिकली जिस कर्व से या जिस स्फेरिकल सेंटर से ये बना हुआ है, उसी सेंटर को हम लोग बोलेंगे इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक वर्चुअल पार्ट को आप समझ गए कि जिस गोलाई से या जिस वृत्त की गोलाई से ये दर्पण बना हुआ हो, उस गोलाई के केंद्र को, उस गोलाई के सेंटर को हम उस दर्पण के सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे और उसको हम लोग C से डिनोट करेंगे। उसके बाद जो बीच वाला पॉइंट है, जहाँ से हम रेडियस को जोड़ते हैं, उसको हम लोग P से डिनोट करते हैं और ये P इस दर्पण का पोल कहलाता है। तो ये वर्चुअल पार्ट है, ये लिखा हुआ तो होता नहीं है किसी दर्पण में, ये आपको समझना है, ये आप रे डायग्राम में समझ रहे हैं। और P और C के ठीक बीचों बीच में आधा दूरी में जो दूरी होती है, इसकी खासियत ये है कि समानांतर आने वाली किरणें सब इसी फोकस में पड़ती हैं और इसी पॉइंट का नाम फोकस है। यानी कि जितनी भी पैरेलल रेज इस कनकेव मिरर में आएंगी, आने के बाद मान लीजिए कि 1,00,000 भी रेज अगर आ रहे हैं, तो सब सिर्फ एक पॉइंट से लौटेंगी और उस पॉइंट का नाम है फोकस। तो ये हो गया P और F फोकस और P और C इसका रेडियस, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फिर C पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो एक काल्पनिक लाइन आप देख रहे हैं P से C की तरफ बढ़ती हुई आगे नज़र आ रही है, इसको हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्लेस C है और इसको हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं, इन्फिनिटी का ये निशान है। तो वर्चुअल चीज़ को आप समझ गए कि ये लाइन जो एक काल्पनिक लाइन हम लोग दर्पण के या मिरर के ठीक सेंटर में खींच रहे हों, उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में एक पॉइंट C होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट और पोल का जो पॉइंट है, यानी कि मिड ऑफ द सेंटर ऑफ द मिरर, उस दूरी को आधा करने वाली दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस बिंदु। इसको अभी हम लोग एडवांस्ड में प्रूव भी करेंगे कि ये दुगना के बराबर होती है। तो यहाँ से यहाँ का जो लेंथ होगा वो F कहलाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा उसको हम लोग 2F कहेंगे। और मिरर को हम लोग मान लेते हैं M1 और M2। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और हम लोग कहीं जब ऑब्जेक्ट रखते हैं इस तरह से, तो उसको हम लोग नाम देते हैं AB। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट, एक कल्पना किए कि मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, इसकी तस्वीर कहाँ बनेगी, इसके बाद के सेशन में हम लोग समझेंगे। आइए हम लोग इसी चीज़ को, ठीक सेम चीज़ है कॉन्वेक्स मिरर में समझते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर जिस गोलाई से बना हुआ हो, तो उसका एक इधर सेंटर होगा, लेकिन हमको तस्वीरें यहाँ नहीं दिखेंगी, उधर दिखेंगी। तो मान लीजिए कि ये सेंटर इसका 6 सेंटीमीटर का हो C, और इधर भी हम लेंगे 6 सेंटीमीटर का, तो इसके उल्टे तरफ जो C होगा, उस C को हम मानेंगे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके इस तरफ के सेंटर को हम लोग उसी एक्सिस में मानेंगे C डैश्ड, यानी कि एक वर्चुअल सेंटर ऑफ कर्वेचर। और फिर यहाँ पर इसकी दूरी को आधा हम लोग करेंगे, जहाँ हमको फोकस पॉइंट मिलेगा, और जो सेंटर ऑफ मिरर होगा, मिरर का ठीक बीच जहाँ से हम प्रिंसिपल एक्सिस खींचते हों, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पोल,
यानी कि उस मिरर का ध्रुव। तो इस वर्चुअल पार्ट्स को समझ लीजिए कि ये M1 M2 एक कॉनकेव मिरर है। मिरर का ठीक बीचों बीच एक पॉइंट है, जिस पॉइंट को, जिस सेंटर को, मिरर के सेंटर को, मिरर को जब हम लोग ऐसे करेंगे तो मिरर का ठीक सेंटर में जो पॉइंट होगा उस सेंटर को हम लोग कहेंगे पोल, हिंदी में कहेंगे ध्रुव। उसके बाद जिस गोलाई से ये बना हुआ है मिरर, उस गोलाई का जो सेंटर है उस सेंटर को हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, और उस पॉइंट को हम लोग डिनोट करेंगे C से। तो ये इसका वक्रीय त्रिज्या है। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर और P के बीच एक दूरी, एक हाफ बिंदु होगा जिसको हम कहेंगे फोकस। इस फोकस की एक सबसे बड़ी खासियत है कि जितने भी पैरेलल रेज आते हैं, हमेशा अगर 1 लाख भी रेज हैं तो वो कहाँ से लौटेंगी, सब रेज लौटेंगे F पर, और F पर किरणों के लौटने से यहाँ पर गर्मी भी बढ़ जाती है। इसलिए इस पॉइंट में अगर आदमी हाथ भी रखेगा तो हाथ जल जाएगी, इसलिए कि सारी किरणें एक जगह झुरमुट में जमा हो जाती हैं। तो ये है वर्चुअल पार्ट्स ऑफ द मिरर। इसको कन्वेक्स में समझ लें कि आपका M1 M2 एक मिरर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका उल्टा तरफ है यानी कि C, और C और P के बीच आधा में एक बिंदु है जिसको हम लोग कहते हैं फोकस। फोकस की खूबी ये है कि इससे जो किरणें लौटती हैं, पैरेलल आने वाली जो किरणें हैं सभी फोकस से होकर के लौटती हैं। इसी तरीक़े से आगे एक और चीज़ समझें, इसके बाद इस क्लास का हम समापन करते हैं कि यहाँ पर जितनी भी दूरी है यानी कि P से लेके F तक, P से लेके F तक की दूरी को हम लोग F से डिनोट करते हैं, और P से लेके C की दूरी को R से या फिर इसको 2F से भी हम लोग डिनोट, यानी कि चूँकि ये फोकस के दुगना होता है। और P से लेके A तक अगर कोई हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं PA, तो उस दूरी को हम लोग U से डिनोट करते हैं। और इसका मान लीजिए कि कहीं प्रतिबिंब अक्ष या छाया बन रही हो A डैश्ड और B डैश्ड, तो P से लेके B तक की दूरी को, प्रतिबिंब दूरी को हम लोग V कहते हैं। यानी कि P से लेके A तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग U से डिनोट करते हैं। P से लेके C तक डबल फोकस की दूरी है, इसलिए इसको हम लोग 2F से डिनोट करते हैं। P से लेके फोकस तक यानी F तक की जो दूरी है उसको हम लोग सिंगल F से डिनोट करते हैं। और P से लेकर के B तक एक प्रतिबिंब बनी है जिसको हम लोग प्रतिबिंब दूरी यानी कि उसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। तो इसी के साथ आज हम इस क्लास का समापन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में या इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे कि स्फेरिकल मिरर्स में कैसे कैसे तस्वीरें बनाई जाती हैं और कैसे कैसे तस्वीरें बनती हैं, उन तस्वीरों का नेचर क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे दूसरे पार्ट में। तो हम इसी के साथ विदा लेते हैं और बहुत जल्द फिर हम हाजिर होते हैं कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में किस तरह से तस्वीरें बनती हैं, किस तरह से इमेजेस बनते हैं, उसके नेचर क्या होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।